तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो आज हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान मैंने आपको बता दी थी। टेंस और सेंटेंस, इसका कल हमने एक बेसिक अंतर बताया था। टेंस केवल पहचान के रूप में यूज़ की जाते हैं और सेंटेंस है वो अंग्रेजी भाषा की मूलभूत इकाई है जो हमें बोलने में, लिखने में मदद करती है। तो मुख्य चीज़ आज शुरू करते हैं, सेंटेंस बनाने कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली हम टेंसेज में इनको 5 टाइप में पढ़ लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ ध्यान दीजिए कि नंबर 1 पे हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। नंबर 2 पे है नेगेटिव। नंबर 3 पे है क्वेश्चन बोलते हैं, या फिर चलिए HV से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। हम 2 पार्ट में इनको पढ़ेंगे, इसमें ही मैं लिख देता हूँ यहाँ। एक होगा प्रश्नवाचक और दूसरा होगा प्रश्नवाचक नकारात्मक, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे इसी में WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ये मुख्य चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, क्योंकि यही बनाना हमको सीखना है। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। आप मेरे हिसाब से चलें, जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ उसी से। बाकी आप आगे के बारे में ना सोचें ज़्यादा, बस मेरे अकॉर्डिंग चलिए, आप गारंटी से सफल हो जाओगे सेंटेंस बनाने में। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि साधारण वाक्य हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। सिंपल सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो अभी फ़िलहाल हम हिंदी से अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, तो आपको ज़रूरी है कि हिंदी की पहचान सीखनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा शुरुआत में, कर्ता। इसके बाद में इसमें अन्य तत्व आ जाएंगे जैसे कर्म, और अंत में आएगी इसमें क्रिया, और अंत में आएगा फुल स्टॉप। तो साधारण वाक्य की सीधी सी पहचान आपको याद रखनी है कि शुरुआत कहाँ से होगी, सब्जेक्ट यानी कर्ता से। ख़त्म कहाँ पर होगा, फुल स्टॉप पर। बीच में कर्म, क्रिया। यह हिंदी की पहचान है, हिंदी वाले वाक्यों को आप ऐसे पहचानोगे। तो ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब नंबर 2 बात करते हैं नेगेटिव। सिंपल भी और नेगेटिव भी दोनों हमेशा शुरू किससे होंगे, कर्ता से। यहाँ पे कर्म दिया होगा, यहाँ क्रिया से पहले आपको एक शब्द देगा नहीं, फिर इसके बाद में क्रिया, और इसके अंत में भी फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम दिया होगा। तो आप क्या याद रखना है, साधारण वाक्य कर्ता से शुरू होंगे, अंत में पूर्ण विराम आएगा। यहाँ नेगेटिव में बात करें तो शुरू ये किससे होगा, ये भी कर्ता से शुरू होगा। इसके मध्य में या इस वाक्य में नहीं एक नकारात्मक अर्थ देने वाला शब्द आएगा, और अंत में इसके भी
पूर्ण विराम रहेगा। तो यह पहचान हो गई आपकी नेगेटिव की। अब बात कर लेते हैं HV से स्टार्ट होने वाले। तो जितने भी सेंटेंस HV से स्टार्ट होंगे उनके शुरुआत में हमेशा एक वर्ड आएगा क्या। क्या बात बोल रहा हूँ मैं, HV से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनकी हिंदी वाक्यों में पहचान करेंगे तो सबसे पहले एक शब्द आएगा क्या, इसके बाद में इसमें दिया होगा कर्ता, इसके बाद में वही क्रम यानी कर्म आएगा और इसके बाद आएगी क्रिया। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ अब फुल स्टॉप नहीं आकर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो यह पहचान किसकी है, HV से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की। क्या पहचान है, शुरुआत में क्या शब्द आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये पहचान रही हमारी HV से शुरू होने वाले वाक्यों की। अब बात कर लेते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इनके हिंदी में पहचान क्या रहेगी, याद रखना ऐसे वाक्य यानी जो WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनकी पहचान यानी इनके भी शुरुआत में हमेशा कर्ता आएगा, कर्म आएगा, यहाँ बीच में कहीं भी प्रश्न सूचक शब्द, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रश्न सूचक शब्द आएगा, अंत में क्रिया और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपको क्या याद रखना है, WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले जितने भी वाक्य होंगे वो शुरू किससे होंगे, कर्ता से, लेकिन इनके मध्य में एक प्रश्न सूचक और अंत में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पाया जाता है। तो ये आपको याद रखनी है सेंटेंस की पहचान, यानी सेंटेंस आपको पहचानने कैसे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने पहचान पढ़ ली है, अभी हम इनको बनाना सीखेंगे। लेकिन बनाने से पहले मैंने आपको बताया कि टेंस बनाए नहीं जाते हैं, टेंस केवल पहचान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बनाए तो केवल सेंटेंस जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस आप ध्यान दोगे सेंटेंस पर। तो सेंटेंस जो टेंस में हमारे काम आने वाले हैं वो प्रकार मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। इसमें एक पढ़ना है हमें सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा HV से स्टार्ट होने वाले और 4 नंबर पर है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो सिंपल सेंटेंस की क्या पहचान है, शुरुआत में हमेशा सब्जेक्ट यानी कर्ता पाया जाएगा, अंत में फुल स्टॉप पाया जाएगा। इसी प्रकार नकारात्मक में भी शुरुआत हमेशा कर्ता से होगी, बीच में एक नेगेटिव सूचक शब्द आएगा और अंत में पाया जाएगा फुल स्टॉप। जितने भी HV से स्टार्ट होने, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि HV से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस होंगे उनके हिंदी रूपांतरण में क्या शब्द से शुरुआत होगी, इसके बाद में एक प्रश्नवाचक चिन्ह पाया जाएगा। अब बात करते हैं हम नंबर 4 यानी WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ये ध्यान रखना है आपको कि इसके हिंदी रूपांतरण वाले वाक्यों की पहचान क्या है, शुरुआत में इसमें कर्ता मिलेगा, इसके मध्य में कहीं भी आपको एक प्रश्न सूचक शब्द मिलेगा और अंत में मिलेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम शुरुआत करें, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सेंटेंस क्रिएशन। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप पहले ही सुन चुके हो, लिख चुके हो, और अब लिखेंगे इसमें आप इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक यूज़ करते हैं हम HV की फुल फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएंगे इसमें, डू और डज। डू और डज, डू यूज़ करेंगे विद प्लुरल्स यानी कि बहुवचन कर्ताओं के साथ में, और डज यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ठीक, क्या याद रखना है, डू यूज़ करते हैं प्लुरल्स के साथ में और डज यूज़ करेंगे सिंगुलर्स के साथ में। तो ये क्या रहा यहाँ का हेल्पिंग वर्ब, यानी जितनी चीज़ें मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो आपको यह ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं इसकी एक विशेष चीज़ है MV यानी मेन
वर्ब, मुख्य क्रिया। याद रखेंगे जितने भी इंडिफिनिट होते हैं, जितने भी इंडिफिनिट के पार्ट होते हैं, टेंस होते हैं, उनमें हमेशा एम बी की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ पर हम एच वी प्लस एम बी का यूज़ करेंगे और कहाँ पर एच वी यूज़ नहीं होगी, केवल एम बी यूज़ होगी। तो ये हम अभी जैसे ही सेंटेंस पे पहुँचेंगे, सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज। इसकी मेन वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे? एम बी का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इस आपको यही बता देता हूँ। एम बी के फर्स्ट फॉर्म में अगर एस ई एस या आई ई एस जोड़कर जो नई फॉर्म बनाई जाएगी उसे हम फिफ्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस बनाना सीखेंगे? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। टेंस स्टार्ट हो चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम टेंस पढ़ रहे हैं, जिसकी हमने पढ़ी पहले पहचान, फिर पढ़ी उसकी हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया। तो अब हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया। पहचान क्या रहेगी? कर्ता से शुरू, अंत में फुल स्टॉप। कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं देगा। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य किसी प्रकार का नकारात्मक अर्थ प्रकट नहीं करेगा। अब हम इसको रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं पहले। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम, क्या नियम है? जो जो नियम मैं आपको बताऊंगा, आपको उनका अनुकरण करना है और उन्हीं के हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट रूल है, सबसे पहले कर्ता को लिखें। नंबर 1। जितने रूल्स बता रहा हूँ बस उन रूल्स को फॉलो करिए, गारंटी है आपका सिंपल सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो नंबर 2, कर्ता के बाद अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब बताई, डू और डज। इसकी एम वी की फर्स्ट फॉर्म, और इसी में मैंने आपको बताया था कि जब एम वी की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस, तो वो फिफ्थ फॉर्म के रूप में काम करेगी, उनका यूज़ होता है। तो अब आपको यहाँ याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी आपको सिंपल सेंटेंस मिलेगा, पहचान आप जान चुके हो तो आप पहचान लोगे कि ये सिंपल सेंटेंस और कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस मिलता है तो आपको याद रखना है उस सेंटेंस को बनाते समय आप हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करोगे। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंपल सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जब भी आपको मिलेगा आप उसको बनाते समय सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करोगे। समझ में आया? तो फिर क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको बनाते समय कर्ता, फिर इसके बाद हम यूज़ करेंगे मुख्य क्रिया। क्या यूज़ करेंगे? मुख्य क्रिया। और यहाँ ये परिस्थिति के अनुरूप प्रयोग की जाएगी। कैसे? तो कभी कभी मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म से काम चलेगा और एक कंडीशन आएगी जब आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। याद रखना है, एक कंडीशन होगी जिसमें केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, इसमें एस ई एस आई एस यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक कंडीशन आएगी जहाँ पर आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कहाँ पर केवल एम बी की फर्स्ट फॉर्म से काम हो जाएगा और कहाँ पर एम बी की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर नोट लगा के लिखते हैं। अब आपको याद रखना है, यदि वाक्य का कर्ता, क्या
यदि वाक्य का कर्ता सब्जेक्ट एक वचन होता है, एक वचन होता है, यदि वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वहाँ आपको केवल एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस जोड़कर लिखना होगा। तो आपकी समझ में आ चुका होगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसका सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, अगर कंडीशन है तो मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस। अब याद रखना है कि यदि वाक्य का कर्ता एक वचन होता है यानी सिंगुलर होता है तो वहाँ एमवी की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस जोड़कर लिखना है। अब इसी में यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन होता है, बहुवचन होता है तो केवल एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या समझे? यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन होता है तो केवल एमवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दोनों कंडीशन आपके सामने है, समझ में आ चुका होगा कि यदि वाक्यकर्ता एक वचन होता है तो एमवी की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस आई एस, यदि वाक्य का कर्ता बहुवचन होता है तो केवल एमवी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अब आप यहाँ पे याद रखें, मैं यहाँ पे कुछ आपको एक वचन कर्ता जो आपके काम आएंगे, एक वचन कर्ता कौन कौन से हैं तो मैं आपको यहाँ मुख्यतः बता देता हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे ही, सी, इट, ये प्रोनाउंस में से हैं, जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस हैं बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ही, सी, इट, इन तीनों का अर्थ क्या होता है? ही का अर्थ होता है वह, सी का अर्थ भी वह, इट का अर्थ यह। ये तीनों जब भी आएंगे हमेशा किस रूप में प्रयोग किए जाएंगे? एक वचन कर्ता। इसके बाद कोई एक संज्ञा, कोई भी एक संज्ञा। अब बात करते हैं बहुवचन कर्ता। यहाँ आपको याद रखना है प्रोनाउंस में आई, वी, दे एंड यू। अगर आई, वी, दे, यू आता है तो आप इनको बहुवचन सब्जेक्ट्स में काउंट करोगे, प्लस कोई दो या दो से अधिक संज्ञा यानी बहुवचन संज्ञा, यह आप बहुवचन में काउंट करोगे। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी एक और जानकारी दूंगा। आई, स्पेशल आई पे आप फोकस करेंगे कि जब सब्जेक्ट के रूप में आई हो तो ये एक वचन का काम भी करता है और बहुवचन का काम भी करता है। आपको याद रखना है आई का यूज़ ओनली पास्ट कंटिन्यूअस, कहाँ याद रखना है? ओनली पास्ट कंटिन्यूअस का जो टेंस आएगा वहाँ पे आई को हम एक वचन के रूप में प्रयोग करेंगे। किस रूप में प्रयोग करेंगे? एक वचन के रूप में। और बाकी अन्य सभी टेंसेज में ये आई बहुवचन माना जाएगा। तो आपका ये कर्ता वाला टॉपिक भी क्लियर हुआ। अब प्यारे दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल और उठ रहा होगा, जो हमने अभी बताया कि एक वचन कर्ता हो तो एमवी फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं। यानी जब कर्ता एक वचन हो तो एमवी फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं। तो क्या आप कर्ता एक वचन होने पर सभी मुख्य क्रियाओं में एस ई एस आई एस अपनी मनमर्जी से जोड़ोगे या तीनों को एक साथ जोड़ दोगे? तो इसके लिए एक सवाल आपके दिमाग में यह आया होगा,
तो इसका भी जवाब सुन लीजिए, इसको भी नोट करके आपको लिखना है या याद रखना है कि जब एम वी के अंत में जो लेटर आएगा, जो वर्ण आएगा, जब एम वी के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल जेड, क्या याद रखना है? एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल जेड, इनमें से कोई भी वर्ण या लेटर आता है तो आप हमेशा ई एस जोड़ोगे। जैसे गो, वॉस, टीच, बज। तो आपको याद रखना है कि यदि एम वी के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, डबल जेड लेटर आते हैं तो आप क्या जोड़ोगे? ई एस। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे ई एस आपका हुआ जब एम वी के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई कंसोनेंट यानी व्यंजन आए तो वाई को हटाकर वाई को रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे यूज़ करेंगे आई ई एस। सेकेंड पॉइंट पर आपको याद रखना है कि जब एम बी के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई व्यंजन आए तो वाई को हटाएं और वहाँ पर आई ए एस लगाएं। जैसे टी आर वाई ट्राई, सी ए डबल आर वाई कैरी, आर ई पी एल वाई रिप्लाई। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंत में क्या आ रहा है? वाई, और वाई से पहले आ रहा है आर। आर क्या है? कंसोनेंट साउंड है। ऐसे ही इसमें वाई, यहाँ पे भी आर कंसोनेंट साउंड, यहाँ पे वाई, यहाँ क्या है? एल कंसोनेंट साउंड। ऐसी कंडीशन में आप इनमें से जैसे ट्राई का हो जाएगा ट्राइज, कैरी का हो जाएगा कैरीज और रिप्लाई का हो जाएगा रिप्लाइज। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। बाकी जितनी भी मुख्य क्रिया बचेंगी या आएंगी उन सभी में आप क्या यूज़ करोगे? बाकी एम वी के अंत में केवल एस जोड़ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी समझ में इतना आ गया होगा कि कब एस जोड़ना है, कब ई एस जोड़ना है और कब आई ई एस जोड़ना है। तो यह दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया है इसका। अब बात करते हैं नंबर 3 यानी रूल नंबर 3। सबसे पहले हमने लिखा कर्ता, इसके बाद में मुख्य क्रिया, इसके बाद में कर्म, यानी मुख्य क्रिया के पश्चात कर्म लिखते हैं। शेष शब्दों को स्थान प्लस समय प्लस पूर्ण विराम, शेष शब्दों को स्थान प्लस समय प्लस पूर्ण विराम के क्रमांतर लिख देते हैं। तो यह आपका साधारण वाक्य का नियम बनाने का मैटर क्लोज हो गया। अब एक एग्जाम्पल के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, कैलाश सुबह बगीचे में
टहलता है। साधारण वाक्य है, कैलाश सुबह बगीचे में टहलता है। अब अपना जितना भी दिमाग आपने अब तक स्टोर करके रखा है वो यहाँ पे लेके आइए। अब एक साथ यहाँ पे आपको पूरा दिमाग इस्तेमाल करना है। यहाँ अंत में आपको पहचान दिखाई दे रही होगी, ता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपने पता कर लिया क्या टेंस बनाओगे, सेंटेंस बनाएंगे। तो सेंटेंस कौन सा है ये भी पता करना है। शुरुआत कहाँ से हो रही है? कैलाश। कैलाश कौन है? काम करने वाला। टहलता कौन है? कैलाश। तो कर्ता हो गया। शुरुआत में हमने आपको बताया क्या आएगा, कर्ता। कर्ता मिला। इसके बाद में अंत में देखिए क्या है, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप है। आपका काम आसान हो गया है, यानी वाक्य कैसा है? साधारण है। इस वाक्य में देखिए कहीं पर भी आपको नकारात्मक अर्थ नजर आ रहा है? कैलाश सुबह बगीचे में टहलता है, भाई बिल्कुल साधारण सी बात कह रहा है। तो यह है सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस के जितने भी नियम अभी तक आपने पढ़े हैं उनको फॉलो करिए। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कर्ता। कैलाश, कर्ता आपका आ गया। पॉइंट 2 क्या था? इस सेंटेंस को बनाते समय HP का प्रयोग भूल कर भी नहीं करें। तो क्या करें? MB की फर्स्ट फॉर्म। अब MB क्या है? MB आपको कहाँ मिलेगी? हमेशा वाक्य के अंत में मिलेगी, लेकिन पहचान सूचक शब्दों को छोड़कर। तो यहाँ टहलता, टहलता में से ता को हटाइए और ना जोड़िए। टहलना क्या एक सार्थक शब्द है? यस। तो टहलना, टहलना की अंग्रेजी होती है वॉक। अब यहाँ तक आपका काम आसान हो गया, यानी आपके कर्ता यूज़ कर लिया और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब आपको देखना है क्या मुख्य क्रिया में एस, ES, IS जोड़ेंगे? तो याद करिए नोट नंबर फर्स्ट, इसमें था कि अगर कर्ता एक वचन है तो जोड़ेंगे, अन्यथा नहीं जोड़ेंगे। तो कैलाश कितने वचन? यानी एक वचन संज्ञा, यानी एक वचन। तो यहाँ पे S, ES, IS। अब S जोड़ें या ES जोड़ें या IS, तो वो तीनों पॉइंट पढ़िए जहाँ पे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जोड़ेंगे S, कैलाश, वॉक्स। अब बात करते हैं नंबर 3, यानी मुख्य क्रिया के पश्चात कर्म को लिखते हैं। कर्म यानी कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। कैलाश टहलता बाग में क्या कर रहा है? तो कर्म इसमें अनुपस्थित है। फिर आगे बढ़ जाइए। कर्म के बाद क्या है? शेष शब्द यानी जो स्थान है, समय है, पूर्ण विराम, इसको मिलेंगे। तो सबसे पहले का स्थान कहाँ टहलता है? तो बगीचे में। अब मैंने जो आपको प्रीपोजिशन पढ़ाए थे वो यहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ बगीचे के अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे, कहाँ पर है? बगीचे के अंदर। ऐसी स्थिति में इन यूज़ करेंगे। इन द गार्डन। स्थान के बाद यूज़ करेंगे समय। कब? तो सुबह। मैंने आपको इनका यूज़ एक और जगह पढ़ाया था जहाँ पे सुबह और शाम के अर्थ में। तो जब भी सुबह शाम आएंगे, अगर ये सेपरेशन में आते हैं यानी अन्य कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, तो वहाँ पे 100% सुबह और शाम के साथ में इन द का यूज़ करना है। तो इन द मॉर्निंग। बाकी यहाँ पे हो गया फुल स्टॉप। इसी के साथ सिंपल सेंटेंस हो गए कंप्लीट। अब आप जितने भी सेंटेंस बना सकते हो सिंपल वाले, सोच के अपने बड़े भाइयों से, अपने परिवार वालों से पूछ के आप सिंपल सेंटेंस बनाइए, मज़ा लीजिए वीडियो का। चलिए आज शुरुआत है, तो मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप ये सेंटेंस नोट करिए और कल आप बना के लाएं और कमेंट में बताएं कि आपने क्या क्या सेंटेंस बनाए हैं। तो दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि टेंस आप 100% सीख जाओगे। अगर आप पूरा डेडिकेशन और पूरी एकाग्रता के साथ में यहाँ आते हो तो 100% आप टेंस सीख जाओगे, ये गारंटी है। तो मैं यहाँ पे आपको 2-3 सेंटेंस दे देता हूँ। मैं रोज़ाना ऑमलेट, मैं रोज़ाना ऑमलेट खाता हूँ। दूसरा सेंटेंस है भावना हमेशा विद्यालय में, भावना हमेशा विद्यालय में शोर मचाती है। और आज का लास्ट सेंटेंस है आपकी एक्सरसाइज में, बच्चा दूध पीता है। ये तीनों सेंटेंस आप कल बना के लाएंगे और कमेंट बॉक्स में आप इनको चिपका देना, मैं वहाँ पे चेक कर लूँगा आप कितना सीखे या नहीं सीखे। उस हिसाब से अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करिए। तो स्वागत
कर देंगे कल। आपका आज के लिए धन्यवाद।